हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं लूप कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। इससे पहले हमने बेसिक बेसिक एग्जांपल देख लिया था, जो भी हम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर रहे थे उसके ऊपर, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे क्या, बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा के ऊपर। और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लूप कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ओके, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये समझेंगे लूप आखिर होता क्या है और लूप में हम किस तरह से एनालाइज करते हैं कम्प्लेक्सिटी को। ओके, उसके बाद हम लूप में बहुत सारा वैरायटी का एग्जांपल देखने वाले हैं। और एग्जांपल का 2-3 पार्ट आएगा, जैसे यहाँ पे लूप का ये पहला पार्ट है। इसके बाद 1-2 पार्ट और आएगा, जब तक मेरा सभी वैरायटी का एग्जांपल हम नहीं देख लें। मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम वहाँ पे एग्जांपल लेने का। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आखिर हम इसमें एनालाइज कैसे करेंगे, किस तरीके से एनालाइज करेंगे, और इतना सारा भी इस वीडियो में एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं हम लूप में टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ पे ऐसा डिपेंड करता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने टाइम कम्प्लेक्सिटी वहाँ से फाइंड आउट करते हैं। मतलब कोई सा टर्म होगा ना जहाँ पे मेरा क्या होगा, उस टाइम डिपेंड करता होगा, तो उसी चीज़ को पहले समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द टाइम कम्प्लेक्सिटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टाइम्स द लूप रिपीटेड। क्या, मेरा लूप कितना बार चल रहा है, इस चीज़ पे मेरा डिपेंड करता है जो वो लूप कितना टाइम लेगा। क्या, हमने बोला क्या, एक टर्म कोई चीज़ रहना चाहिए जो हमको क्या करता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करता हो या फिर उस पर डिपेंड करता हो। तो यहाँ पे लूप कम्प्लेक्सिटी में वो टर्म क्या है, वो टर्म मेरा लूप कितना बार एग्जीक्यूट कर रहा है, उस टर्म पे मेरा क्या करता है, वो डिपेंड करता है। क्या, द टाइम कम्प्लेक्सिटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स लूप ई रिपीटेड। एक लूप मेरा कितना बार चल रहा है उस पर, एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ लूप। अब यहाँ पे सिर्फ उसी पे नहीं है, मेरा लूप कितना बार चल रहा है, सिर्फ उसी टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। वहाँ पे एक्सटर्नल ये चीज़ है क्या, जो मेरा मान लेते हैं बॉडी ऑफ द लूप, मेरा लूप है, उस लूप के बॉडी में मान लेते हैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा गया है, तो क्या वो भी कुछ टाइम लेता होगा, तो वहाँ पे तो ज़्यादा समय लगा। तो यहाँ पे दो टाइम का डिपेंड कर रहा है। क्या, एक तो मेरा लूप कितना बार एग्जीक्यूट कर रहा है, कितना बार रिपीट कर रहा है। दूसरा मेरा जो स्टेटमेंट है लूप में लिखा हुआ, वो क्या है, वो किस टाइप का स्टेटमेंट है। क्या वो स्टेटमेंट भी टाइम ले रहा है या फिर वो यूनिट ऑफ टाइम में फाइंड आउट हो जा रहा है। तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। ओके, अब यही दो चीज़ पे हम क्या करेंगे, लूप जब भी मेरा क्वेश्चन में लूप रहेगा, तो यही दो चीज़ पे हम ध्यान देंगे और अपने क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें देखिएगा लूप कितने प्रकार का यहाँ पे। लूप तो वहाँ पे हम ये बात नहीं करने वाले जो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, वो सब लूप का बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जनरली डिफाइन करते हैं इस कैटेगरी में, जो मेरा लूप कितना बार एग्जीक्यूट करेगा। क्या, जब एग्जीक्यूट करेगा तो दूसरे पे डिपेंड है, तो उस टाइम में हम लूप मेरा होता है दो टाइप का। एक मेरा होता है डिपेंडेंट और एक मेरा होता है इंडिपेंडेंट। क्या, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है, जो पहला लूप का यहाँ पे जो वेरिएबल होगा या फिर उसका जो वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं मेरा लूप यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 to n है, ये मेरा पास वैल्यू है। ठीक है, अब इसके अंदर में मान लेते हैं दूसरा लूप रहेगा। अब ये लूप जो है, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ, आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो इसके अंदर जो लूप होगा वो इस लूप पे डिपेंड ना करता हो, उसके वैल्यू पे ये डिपेंड ना करता हो, तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। और जब ये क्या करता है, डिपेंड कर जाता है, आउटर लूप के जो वैल्यू है उस पर डिपेंड कर जाता है, तो उसको बोलेंगे डिपेंडेंट। तो हम वहाँ पे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए दो टाइप का रहता है, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वो आपस में रिलेटेड नहीं रहता उसका वेरिएबल, और डिपेंडेंट मतलब उसका वैल्यू आपस में रिपेयर रहता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। और यहाँ पे हम ये भी बताते रहेंगे मेरा लूप डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। वैसे यहाँ पे आपको हिंट दे दिया क्या, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करने का मतलब मेरा जो वैल्यू होगा, जब एक ही लूप रहेगा तो वहाँ पे वो हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जब एक ही लूप रहता है तो हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो कभी डिपेंडेंट होता ही नहीं सकता। ठीक है, जब भी मेरा दो या दो से ज़्यादा एक लूप रहेगा तो वहाँ पे हम डिपेंडेंट का बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा इंडिपेंडेंट ही रहता है जब एक लूप रहता है तो। ओके, तो आई थिंक आपको इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लग गया होगा जो है मेरा लूप कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में हम क्या करने वाले हैं और किस किस टर्म पे हम थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल आप स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, सभी एग्जाम्पल को हम देखने वाले हैं। ये मेरा हो गया 10 नंबर और ये मेरा हो गया 11, तो टोटल 11 एग्जाम्पल ये है इसमें, और भी एग्जाम्पल आएगा इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं, आई थिंक हमको ये मान के चलते हैं, आपको लूप को थोड़ा बहुत समझते होंगे लूप कैसे चलता है, कैसे करता है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर लूप लिए हैं, फॉर लूप, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आई। तो यहाँ पे इस समय में ये एल्गोरिथम के टर्म में लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो, तो फिर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस वे में लिख देते हैं। तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को मिटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिले, और इसका जो है वो भी हम यहाँ पे साफ कर देते हैं। यहाँ पे दो टर्म डिपेंड तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्या, जो लूप कितना बार रिपीट कर रहा है वो, और उसके स्टेटमेंट में क्या लिखा है वो दो बीच में वगैरह होगा, लूप कम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये जो लिखा हुआ है किस टाइप से लिखा है। जब इसको हम खोल के लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, क्या, आई इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे सेमीकोलन रहता है, और आई लेस देन इक्वल टू n, और आई प्लस प्लस, इस टाइप से।
ये बॉडी ऑफ द लूप, ये सी इक्वल्स टू सी प्लस वन, ये इस टाइप से लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पे लिखा है ये एल्गोरिथम के टर्म में लिखा हुआ है, ये इसको प्रोग्रामिंग के टर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखाता है। तो लूप को थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं। जैसे मेरा क्या होता है, इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज के बाद कंडीशन चेक होता है, कंडीशन चेक के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट के बाद मेरा अपडेट होता है, अपडेट के बाद फिर से कंडीशन चेक होता है, और यही चीज़ आपस में चलते रहता है और घूमते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, आई इक्वल्स टू वन। तो आई इक्वल्स टू वन है, तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ से वन से लेकर कहाँ तक जाना है, एन तक। तो यहाँ पे एन क्या होगा, एन मेरा कोई भी इनपुट देगा या फिर कोई कंडीशन वहाँ पे जाके मैच होगा। तो यहाँ पे सपोज करते हैं मेरा क्या है, एन इनपुट साइज, मतलब आपस में एन टाइम क्या करेगा, वो लूप एग्जीक्यूट करेगा 1 2 3 4 इस टाइप से। तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मिट को मिटाते हैं ताकि यहाँ पे हौच पौच ना हो जाए। ओके, अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिएगा मेरा क्या है, एक लूप को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे हम आप एक समरी बताएंगे, उस समरी के रिलेटेड हम आकर आगे काम करेंगे शॉर्टकट में। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आई मेरा आई वन है, तो आई इक्वल्स टू वन हुआ, तो वन के लिए क्या होगा, ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो आई वन यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे वन लेस देन इक्वल टू एन, एन मेरा क्या मान लीजिए कोई हाइयर नंबर है, एन बहुत हाइयर नंबर है ऐसा मान के चलते हैं। तो वन लेस देन एन, तो कंडीशन ट्रू होगा, वन तो सबसे छोटा ही होगा ना, एन मेरा कोई हाइयर टर्न जैसे 1 लाख 2 लाख मान सकते हैं, सपोज करते हैं। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू होगा, वन के लिए चलेगा, फिर आई इक्वल्स टू टू के लिए चलेगा, फिर थ्री के लिए चलेगा, फिर फोर के लिए चलेगा। कब तक चलेगा ये, जैसे मान लेते हैं कब तक ये लूप मेरा स्टॉप कब होगा, तो ये लूप स्टॉप तब होगा जब मेरा ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाए। और इंक्रीमेंट कितना से कर रहा है, इंक्रीमेंट वन वन से कर रहा है, इसलिए हम वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर ले रहे हैं। ठीक है, यही अगर दो से इंक्रीमेंट करता है तो हम दो दो बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक से वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि इसका मतलब आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन होता है। इसका मतलब वन, यहाँ पे वन होता है, इसका मतलब ये होता है, इसलिए हम वन से ही बढ़ा रहे हैं वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कब तक ये कंडीशन फॉल्स कब होगा, तो ये कंडीशन तब फॉल्स होगा जब एन का वैल्यू मेरा क्या हो जाए, एन का यहाँ पे जो आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू एन लेस देन इक्वल टू एन हो जाए। तो ये लास्ट कंडीशन रहेगा जिसके लिए मेरा लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद मेरा जैसे ही आगे बढ़ेगा एन प्लस वन जैसे ही होगा आई का वैल्यू, वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो स्टॉपिंग कंडीशन कहाँ है, एन लेस देन इक्वल टू एन। तो ये लूप कितना हायर पर चल सकता है, तो हमने लूप कम्प्लेक्सिटी में दो चीज़ बताया था क्या, एक तो हम ये देखेंगे मेरा लूप कितना बार एग्जीक्यूट कर रहा है, और दूसरा हम ये देखेंगे जो मेरा लूप का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके अंदर में जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट क्या टाइम लेगा। तो यहाँ पे ये देखिएगा सी इक्वल्स टू लिखा है, सी इक्वल्स टू सी प्लस वन, तो सी इक्वल्स टू सी प्लस वन लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या है, कोई कांस्टेंट सी का कोई जो भी वैल्यू होता है, मान लेते हैं सी बराबर क्या है स्टार्टिंग में जीरो, तो यहाँ पे जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार एग्जीक्यूट, ये कितना बार ले रहा है, यूनिट ऑफ वन टाइम ले रहा है। ठीक है, ये यूनिट ऑफ वन टाइम ले रहा है, और ये लूप कितना बार चला रहा है इसको, ये जो लूप है ये लूप इसको कितना बार चला रहा है, तो ये लूप जितना बार चल रहा है उतना बार इस स्टेटमेंट को उतना बार चला रहा है। तो ये लूप कितना बार चल रहा है, तो ये लूप मेरा चल रहा है कितना बार, देखिएगा एन बार चल रहा है, यहाँ पे एन टाइम से ये लूप मेरा चल रहा है। अब यहाँ पे कैसे चल रहा है वो हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिए हैं, जब मेरा लूप कैसे चल रहा है, कैसे वो आपस में वैल्यू को बढ़ा रहा है, कैसे वो कंडीशन चेक कर रहा है, अब कहाँ तक जाएगा। तो ये लूप कहाँ तक जाएगा, मेरा एन तक जाएगा। ठीक है, तो ये लूप एन तक जाएगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जब मेरा क्या हो रहा है, वन से लेकर एन तक जा रहा है और यहाँ पे एक एक से वैल्यू बढ़ रहा है, तो लूप मेरा एन टाइम से एग्जीक्यूट करता है, और यहाँ पे हाईएस्ट कितना बार चल रहा है, तो हाईएस्ट मेरा एन टाइम है। अगर हम इनपुट के साइड पे देखेंगे, एन पे डिपेंड करके देखेंगे कितना बार मेरा लूप चलेगा, तो एन बार चलेगा। एन का वैल्यू अगर 10 है तो 10 बार चलेगा, एन का वैल्यू 20 है तो 20 बार चलेगा, एन का वैल्यू 100 है तो 100 बार चलेगा, एन का वैल्यू 1 लाख है तो 1 लाख बार चलेगा। मतलब ओवरऑल मेरा जो वैल्यू है वो एन पे डिपेंड कर रहा है, जो लूप मेरा कितना बार चल रहा है, मेरा टाइम जो डिपेंड कर रहा है वो एन पे कर रहा है। ओके, तो ये लूप कितना बार चला है, जैसे आई इक्वल्स टू वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ऐसे ऐसे एन तक चला। ठीक है, ये लूप मेरा चला ऑर्डर ऑफ एन टाइम, हाइयर टर्म को लिया जाता है, हाइयर के हाइएस्ट कितना बार चल रहा है, एन बार, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम चला ये लूप। और ये कितना बार चल रहा है, ये चल रहा है ऑर्डर ऑफ वन टाइम। ठीक है, और ये ऑर्डर ऑफ ये जो एन बार चल रहा है, ये एन बार इसको चला रहा है, ये एन बार इसको चला रहा है, तो यहाँ पे ये ले रहा है एन टाइम और ये ले रहा है वन टाइम, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर क्या होगा, ओवरऑल मेरा ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा। ठीक है, ओवरऑल कितना टाइम लेगा, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ वन टाइम लेगा, क्योंकि ये एक ही टाइम ले रहा है और ये एन बार चल रहा है, तो इसी को क्या कर रहा है, एन बार चला रहा है। ठीक है, और ये कोई एडिशनल समय नहीं ले रहा है, ये सिर्फ यूनिट ऑफ वन टाइम ले रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ वन। इस लूप का कम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन। इस लूप का कम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन। तो यहाँ से हम कुछ कुछ जो इतना डिटेल में किए हैं, अब इसी चीज़ को हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, जीरो से लेकर एन तक है, क्या है ये अगला एग्जाम्पल में क्या है, जीरो से लेकर एन तक। तो मेरा जब मेरा वन से लेकर एन तक था, वन टू एन था, तो वन से लेकर जब एन तक था तो ये कितना बार चल रहा था, एन बार चल रहा था। और जब ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन ना हो जाएगा, एन प्लस वन बार चलेगा ये लूप।
तो ये लूप कितना बार चलेगा, ये लूप चलेगा n+1 बार, ठीक है, n+1 टाइम्स ये लूप चलेगा। और ये कितना समय ले रहा है, ये ले रहा है मेरा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ले रहा है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच हो गया तो थोड़ा सा चिकना लिख देते हैं। ओके, तो ये कितना बार चल रहा था, ये मेरा चल रहा था n बार, और ये ले रहा था ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा क्या हो गया, ओवरऑल मिला हो गया ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो ये कितना बार चल रहा है, ये चल रहा है n बार, और ये कितना बार ले रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ले रहा है। तो दोनों ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मत कहिएगा जो ऑर्डर ऑफ n+1, ऑर्डर ऑफ 1 प्लस इधर साइड इस तरीका से आप लिख भी दीजिएगा तो हम आपको कहेंगे क्या, हम आपको एक टर्म बताए थे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करके। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहता है, जो हाइयर टर्म को ले लो, तो हाइयर टर्म क्या है n, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n। तो यहाँ पे लूप 0 से स्टार्ट हो या फिर 1 से, वो कितना टाइम ले रहा है, ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा है। ओके, लूप मेरा 0 से स्टार्ट हो या फिर 1 से, वो कितना टाइम ले रहा है, 1 टाइम ले रहा है। 1 2 यहाँ पे कोई वैल्यू होता है ना, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर बोल सकते हैं हाइयर टर्म को हम सिर्फ कंसीडर करते हैं। ओके, तो दूसरा एग्जांपल समझ में आया। दूसरा एग्जांपल में कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 था और कोई चेंज नहीं था। ओके, अगला एग्जांपल में आते हैं। अगला एग्जांपल में यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे i का वैल्यू 1 से लेकर n तक है, सेम उसी प्रकार से लिखा गया। और यहाँ पे सिर्फ चेंज किए हैं क्या, यहाँ पे बस हम ये चेंज किए हैं, यहाँ पे i लिख दिए हैं। यहाँ पे पहले 1 लिखा हुआ करता था, अब यहाँ पे हम i लिख दिए हैं। और जब i लिख दिए तो यहाँ पे आप हम दो चीज़ पूछना चाहते हैं, c का जो लास्ट में वैल्यू होगा क्या होगा, c का जो वैल्यू क्या होगा, और टाइम कम्प्लीसिटी क्या होगा। तो टाइम कम्प्लीसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c के वैल्यू के फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये लूप कितना बार चलेगा, ये लूप चलेगा n टाइम्स, और ये कितना समय ले रहा है, ये ले रहा है ऑर्डर ऑफ कौन सा ले रहे हैं, एक बार लूप चलेगा तो एक ही बार में सॉल्व कर देगा ना। जैसे यहाँ पे आ रहा है वैल्यू 1 तो 1 बार सॉल्व कर देगा, फिर 2 तो ये 1 टाइम ले रहा है। यहाँ पे तो टाइम कम्प्लीसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम कम्प्लीसिटी होगा ऑर्डर ऑफ n होगा, ठीक है, टाइम कम्प्लीसिटी ऑर्डर ऑफ n होगा। लेकिन यहाँ पे हम c के वैल्यू को चाहते हैं, c का वैल्यू निकालना चाहते हैं, या c का वैल्यू लास्ट में कितना होगा वो कैसे डिपेंड करेगा। तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको आपस में रिलेट कर देना और इसको क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है। इसको एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके से डिपेंड है वो देखते हैं, क्या है, i मेरा 1 to n है, और यहाँ पे क्या है, c = c+i है। तो i का वैल्यू जब मेरा 1 होगा तो c का वैल्यू क्या होगा, जब i का वैल्यू मेरा 1 होगा तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1, c का वैल्यू स्टार्टिंग में मान लेते हैं 0, यहाँ पे c का वैल्यू स्टार्टिंग में मान लेते हैं 0 है, तो ये क्या हो गया, 0 + 1 तो 1 हो गया। फिर i का वैल्यू जब 2 होगा तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा क्या, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पहले 1 से 1 था, यहाँ पे हो जाएगा 3, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा 2 3 4 5 इस तरीके से आगे बढ़ते रहेगा c का वैल्यू। तो यहाँ पे c का जब वैल्यू एक एक से आगे बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या आएगा लास्ट में, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका जो टाइम कम्प्लीसिटी जो डिपेंड करेगा, यहाँ पे देखिएगा n × n+1/2 इस तरीका से आएगा। जैसे हम फार्मूला बताए थे क्या, जब मेरा इस तरीका से रहे, एक सीरीज में रहेगा, सीरीज में रहेगा तो हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या करिएगा, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये वैल्यू है, तो c का वैल्यू एक एक, i का वैल्यू 1 के लिए चलाइए, i का वैल्यू जब 1 हुआ तो यहाँ पे 1 के लिए क्या होगा, 0 + 1 तो क्या हो गया, यहाँ पे c का वैल्यू अपडेट हो गया 1। ओके, फिर दूसरा बार में यहाँ पे जब i का वैल्यू 2 हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले से वैल्यू 1 था और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर वैसे ही आगे बढ़ेगा i का वैल्यू यहाँ पे 3 के लिए, जब i = 3 के लिए चलेगा तो यहाँ पे i का वैल्यू क्या हो गया है, यहाँ पे 3 आ गया, जो अपडेटेड वैल्यू आएगा वो। तो उस तरीका से जब जाइएगा तो यहाँ पे जब आप एक सीरीज बनेगा और उस सीरीज का जब आप कम्प्लीसिटी निकालिए तो आपका जाएगा ऑर्डर ऑफ n² के टर्म में। तो इसका c का जो वैल्यू होगा वो ऑर्डर ऑफ n² के टर्म में जाएगा। तो यहाँ पे जनरली आपका टाइम कम्प्लीसिटी पूछेगा, ये हम आपको एडिशनल चीज़ बता दिए, ये c का वैल्यू भी आप कैसे निकाल सकते हैं उस पर डिपेंड करवा के। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया होगा जो किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। ओके, अब वही काम सब में करना है, बस यहाँ पे जो 3 कंक्लूजन, इससे जो 3 पॉइंट निकला होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 से स्टार्ट करते हैं तो ऑर्डर ऑफ n लेता है, 0 से भी स्टार्ट करते हैं तो उतना ही लेता है। जब मेरा यहाँ पे c पे डिपेंड भी कर रहा है तो ये कितना टाइम ले रहा है, ये तो ऑर्डर ऑफ 1 ही ले रहा है, लेकिन इस पे जो देखिए i पे भी डिपेंड है ये, तो यहाँ पे c के वैल्यू में फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके टाइम कम्प्लीसिटी के फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये c जो है ऑर्डर ऑफ 1 ही टाइम ले रहा है एक बार में, और लूप मेरा n टाइम चल रहा है। ओके, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल मेरा n/2 कर दिए, तो क्या हम n/2 कर दिए हैं तो टाइम कम्प्लीसिटी क्या मेरा n/2 टाइम मिलेगा, ऑर्डर ऑफ n/2। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, ये लूप कितना बार चलेगा, तो ये लूप चलेगा कितना बार, n/2 बार, n/2 टाइम चलेगा। जैसे 1 से लेकर n तक था तो n बार चल रहा था, 1 से लेकर n/2 तक है तो n/2 तक चलेगा। और यहाँ पे c + 1 है तो ये कितना अच्छा मिलेगा, तो ये लेगा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेगा, एक स्टेप में इसको सॉल्व कर देगा, ऑर्डर ऑफ 1 लेगा। तो यहाँ पे अभी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ n/2 लिखिएगा, n/2 लिखिएगा। तो फिर हम आपको खोलेंगे, हम आपको एक टर्म बताए थे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करके। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये कहता है जो इसको इस टर्म में न लिखिए, आप इसको इस टर्म में लिखिए।
जो मेरा हाइयर टर्म है सिर्फ उसी को लिखिए। तो हाइयर टर्म मेरा क्या है, एन है, तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एन बाय 2 बार चल रहा है, फिर भी हम ऑर्डर ऑफ एन ही टाइम ले रहा है, एन पे ही डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ एन ही टाइम चलेगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे 2 है तो हम इसको आधा कर देंगे, उस टाइप से नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को फॉलो करना है और यहाँ पे हाइयर टर्म जो है उसको लिखना है फिर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो, जैसे यहाँ पे सिर्फ ये क्या ले रहा है, सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन टाइम ले रहा है। अब अगला एग्जाम्पल में ये क्या करते हैं, जो मेरा स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 से n, तो आई इक्वल्स टू जब 1 से n है तो ये तो मेरा क्या होगा, n बार चलेगा, तो ये इसको n बार चला देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कि लिखे हैं क्या, बी एन है, यहाँ पे बी एन है, ये क्या है, एक फंक्शन है, मान लेते हैं एक फंक्शन है। और ये फंक्शन जो है यहाँ पे हम केस डिफाइन किए हैं, जैसे ये फंक्शन मान लेते हैं मेरा ऑर्डर ऑफ 1 समय लेता है, तब ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेता है। सपोज करते हैं पहला केस मेरा क्या है, जो मेरा ये फंक्शन है ऑर्डर ऑफ 1 समय लेता है, तो जब ऑर्डर ऑफ 1 समय लेगा, जब ऑर्डर ऑफ 1 समय लेगा तो ये n बार चला रहा है, और ये n बार ऑर्डर ऑफ 1 को n बार चलाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। ओके, दूसरा केस में मान के चलते हैं क्या, ये कितना समय लेगा, ये मेरा लिया ऑर्डर ऑफ n समय लिया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, ये n बार चल रहा है और यहाँ पे क्या है, ये b आपस में डिपेंड, यहाँ पे केस डिफाइन किया गया है। तो पहला केस क्लियर हुआ। जब हम b का कम्प्लेक्सिटी मान के चलते हैं, सपोज करते हैं एक ऐसा फंक्शन है जो कि मेरा ऑर्डर ऑफ 1 समय ले रहा है, मान लेते हैं इस टाइप का होगा कोई। ओके, उसके बाद मान के चलते हैं अगला केस मेरा क्या है, ये जो बी एन है, ये बी एन मेरा लॉग एन टाइम ले रहा है, ये जो बी एन है मेरा लॉग एन टाइम ले रहा है। जब ये बी एन मेरा लॉग एन टाइम ले रहा है तो यहाँ पे ये जो लॉग एन ले रहा है, इस लॉग एन कितना बार चल रहा है, ये जो लॉग एन है कितना बार चल रहा है, एन बार चल रहा है, क्योंकि ये लॉग एन को बार बार चला रहा है लूप, कितना बार चल रहा है, एन बार चला रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे क्या, एन इंटू ये लूप वाला है, ये जो लूप कितना बार चल रहा है उतना बार, और एक बार में चलने में कितना ले रहा है, एन, एक बार में चलाने पर कितना ले रहा है, लॉग एन, तो एन बार चलाने में कितना लगेगा, लॉग एन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यही मेरा बन जाएगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। आई होप आपको समझ में आया। जैसे हम बोल रहे थे यहाँ पे जो इसको भी ध्यान देना, यहाँ पे हम दो चीज़ पर ध्यान दिए, एक तो मेरा लूप कितना बार चल रहा है, और एक जो उसका स्टेटमेंट है वो कितना बार एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कितना समय ले रहा है। तो यहाँ पे हम बार बार यहाँ पे अल्टरनेट केस लेकर क्या किए हैं, उसको डिफाइन किए हैं, जो मेरा वो लूप कितना समय ले रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बी एन मेरा इस बार ले रहा है एन समय ले रहा है। जब बी एन समय ले रहा है तो बी एन वाला समय पहले मेरा लूप कितना बार चल रहा है, लूप मेरा चल रहा है एन टाइम्स, लूप एन बार चला रहा है, और एक बार चलाने में ले रहा है एन, और एन बार चलाने में भी लेगा एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ, मल्टीप्लाई कर दीजिए एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इतना एग्जांपल में आई थिंक आपको बेसिक सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमको कैसे लूप चलाना है, कैसे क्या चीज़ को ध्यान देना है, और मान लेते हैं मेरा स्टेटमेंट में भी है तो कैसे उसको समझना है। ओके, तो यहाँ पे तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा अपना यहाँ पे ट्विस्ट चेंज करते हैं, और ट्विस्ट चेंज करने के बाद यहाँ तो मेरा लूप चल रहा था, यहाँ एन बार चल रहा है, और स्टेटमेंट में मेरा इस हिसाब से बेसिक चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वैरायटी को चेंज करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे अगला एग्जांपल में देखिएगा क्या, फॉर आई इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे ब्रेक लगा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये लूप कितना बार चलेगा, ये तो चल रहा है n टाइम्स, ठीक है, ये चल रहा है n टाइम्स, ये हाईएस्ट कितना बार चलेगा, n टाइम चलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब होता है जैसे ही मेरा ब्रेक कंडीशन सही हुआ, ब्रेक एग्जीक्यूट किया, लूप आगे बढ़ेगा ही नहीं, लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिखने का कोशिश करें, तो फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखा है इसके बॉडी में ब्रेक, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ ब्रेक लिखा गया है, कोई कंडीशन नहीं। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आई इक्वल्स टू 1 के लिए चला, आई इक्वल्स टू 1 के लिए चला, तो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्रेक एग्जीक्यूट कर गया। तो यहाँ पे ये कितना बार चलेगा, तो ये मेरा चलेगा, बताइए आप कितना बार चलेगा, ये जो लूप है ये चलेगा, ये तो हाईएस्ट, ये जो है मेरा हाईएस्ट है, हाईएस्ट इतना बार चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम बोले क्या, ब्रेक जो होता है, ब्रेक जैसे ही चला लूप को आगे बढ़ने नहीं देगा, लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, चाहे उसका हाई कंडीशन कहीं पर भी जाके ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो यहाँ पे ब्रेक अगर जैसे ही एग्जीक्यूट किया, मेरा आगे का काम होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आई इक्वल्स टू 1 के लिए चला, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, ब्रेक एग्जीक्यूट कर गया, जब ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट कर गया, आगे मेरा आई इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 3, आई इक्वल्स टू 4 कोई नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेक का यही प्रॉपर्टी होता है, लूप को आगे बढ़ने ही नहीं देता, जैसे वही चल जाता है। तो यहाँ पे ये तो एन तो हाईएस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये लूप एन बार नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बताया क्या, जैसे ही आई इक्वल्स टू 1 के लिए चलाएगा तो मेरा ब्रेक एग्जीक्यूट कर जाएगा, और ब्रेक एग्जीक्यूट करने के बाद आई इक्वल्स टू 2, 3, 4, 4 ये डिस्टेंस आगे बढ़ेगा ही नहीं, आई इक्वल्स टू 1 के लिए ही चल के मेरा लूप खत्म कर देगा। तो ये कितना बार चलेगा, ये मेरा चलेगा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम चलेगा, ये चलेगा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। समझ में आया, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ही चलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं करिएगा एन टाइम लिख दीजिएगा, यहाँ पे ब्रेक लिखा गया है, ब्रेक, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
ओके, इसमें मान लेते कोई कंडीशन लगाया रहा था तो वहाँ पे हम समझते, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं, सिर्फ क्या है लूप में उसको रख दिया गया है, तो वही जैसे ही करेगा वैसे ही फॉल्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर यहाँ पे क्या किया है, एक नंबर रीड कर रहा है, एक्स को रीड नंबर है उसको रीड कर रहा है, और यहाँ पे लूप चला रहा है 2 से लेकर एन तक, 2 से लेकर एन तक चला रहा है। तो ये लूप कितना बार चलेगा, ये जो लूप चलेगा n-1 टाइम्स, ठीक है। जब 1 के लिए चल रहा था n, तो 2 के लिए एक यहाँ पे आगे बढ़ गया तो n-1 चलेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है, इफ x mod i इक्वल्स टू 0 तो ब्रेक करेगा। क्या कर रहा है, ये ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे देखेगा x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू मान के चलते हैं कोई ऐसा वैल्यू है जिसमें यहाँ पे अब 2 केस आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में करते हैं, इससे आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा एक चीज़ का। जब आप बेस्ट केस वर्स्ट केस का हम बात किए थे, इससे थोड़ा सा वो आइडिया मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक्स मेरा यहाँ पे सपोज करते हैं एक्स का वैल्यू मान के चलते हैं 2 है, एक्स का वैल्यू मान लिए कुछ भी इनपुट में दे सकते हैं, तो मान के चलते हैं 2 है। तो मेरा क्या है लूप, आई का वैल्यू क्या हुआ 2, आई का वैल्यू 2 हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 mod 2, क्योंकि एक्स का वैल्यू हम 2 लिए हैं, तो ये क्या होगा कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ तो एफ का वैल्यू चलेगा और ये ब्रेक एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट किया आई इक्वल्स 2 के लिए, वैसे ही मेरा स्टॉप हो गया। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एक्स का वैल्यू हम क्या दे रहे हैं उस पर। ये क्या है लूप जो डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स का वैल्यू हम दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं क्या, जब मेरा एक्स का वैल्यू 2 लिए तो यहाँ मेरा क्या हुआ, ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम चला। एक्स का वैल्यू जब 1 लिए तो एक ही बार में मेरा खत्म हो गया, क्योंकि ब्रेक एग्जीक्यूट कर गया, इफ वाला भी कंडीशन ट्रू हो गया। अब यहाँ पे सपोज करते हैं एक्स का वैल्यू हम कुछ और ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू मान लेते हैं कुछ और, जैसे सपोज करते हैं 3 ले लेते हैं। एक्स का वैल्यू हम क्या किए 3 ले लिए, तो एक्स का वैल्यू 3 या फिर कुछ और ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं आगे ऐसा वैल्यू लीजिए जो मेरा क्या हो, इसे डिवाइड हो ही नहीं कभी, इसे कभी डिवाइड हो ही नहीं। जैसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू हम ले लेते हैं 1, एक्स का वैल्यू ले लेते हैं 1। तो एक्स का वैल्यू हम जैसे ही 1 लिए, एक्स का वैल्यू हम जैसे ही 1 लिए, तो 1 मॉड्यूलो 2, क्योंकि आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई स्टार्ट ही हो रहा है 2 से। जब आई स्टार्ट ही हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे 1 मॉड्यूलो 2, तो ये तो हमेशा क्या होगा, ये कभी 0 देगा ही नहीं, ये कभी 0 देगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट ही हो रहा है 2 से, और एक में एक से डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक से इसको डिवाइड करेंगे तभी हम मेरा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। तो जब हम लूप ये स्टार्ट कर दिए हैं 2 से, जब एक्स का वैल्यू हम 1 लिख दिए हैं, तो ये तो कभी ट्रू होगा ही नहीं, ये कंडीशन तो कभी ट्रू होगा नहीं, कभी ट्रू होगा नहीं तो ब्रेक मेरा एग्जीक्यूट करेगा नहीं। ये सेकंड केस मान के चल रहा है, पहला केस वाला हो गया, दूसरा केस मेरा जब 1 ले रहा था। तो यहाँ पे जब आई का वैल्यू 1, ये क्या होगा, आई का वैल्यू 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक मेरा लूप खत्म ना हो जाए, लूप का कंडीशन फॉल्स ना जाए, तब तक ये चलेगा। सेकंड केस में मेरा जो लूप जितना लूप जब तक खत्म ना हो जाए तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते रहेगा और ये फॉल्स होते रहेगा इफ का कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ आता है क्या, एक मेरा आता है यहाँ पे देखिएगा 2 चीज़ आता है, पहला आता है बेस्ट केस, दूसरा आता है वर्स्ट केस। तो वेस्ट केस उस केस को बोलते हैं जिसके लिए मेरा जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी मिनिमम हो, जिसमें मेरा क्या हो टाइम कम्प्लेक्सिटी मिनिमम है। यहाँ पे लिखते हैं वर्स्ट केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस, बेस्ट केस, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट केस में कितना ले रहा है, जिसमें मेरा मिनिमम टाइम ले रहा है, मिनिमम ले रहा है ऑर्डर ऑफ 1। तो बेस्ट केस में ये कितना समय लेगा, ये जो एल्गोरिथम है बेस्ट केस में लेगा ऑर्डर ऑफ 1। तो बेस्ट केस मतलब जब हम मेरा यूजर जो है वो एक्स का वैल्यू 2 इंटर करेगा, तो उस केस में मेरा ये एल्गोरिथम मिनिमम समय लेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 समय लेगा। लेकिन यही केस वर्स्ट केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n समय लेगा। लूप कितना बार चल रहा है n-1, तो n-1 को इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n समय में लिख सकते हैं। ओके, n-1 है तो 1 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखना है। ओके, और वर्स्ट केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n लेगा। क्यों, क्योंकि वर्स्ट केस में जब x का वैल्यू 1 इंटर कर देंगे तो ये क्या होगा, ये कभी ये जो है कभी ट्रू होगा ही नहीं, ये कभी ट्रू नहीं होगा। तो लूप मेरा जब तक फॉल्स ना हो जाए तब तक ये करेगा, तब तक करेगा। और लूप कब फॉल्स होगा, लूप मेरा फॉल्स होगा जब n-1 वैल्यू हो जाएगा उसका तब। ओके, तो यहाँ पे 2 केस का आई थिंक इसको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा आपको, बेस्ट केस और वर्स्ट केस का, ठीक है। बेस्ट केस मतलब जिसमें मेरा एल्गोरिथम है वो मिनिमम समय ले रहा होगा, और वर्स्ट केस मतलब जो मेरा मैक्सिमम हाईएस्ट जितना समय ले सकता है उतना लेगा, मतलब ये हाईएस्ट n समय ले सकता है और हाईएस्ट n समय लिया है, तो उसको बोलेंगे वर्स्ट केस। ओके, एक्स के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लूप कितना बार चल रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फॉर लूप का तो बहुत बात कर लिए, हम थोड़ा सा वाइल लूप को भी देख लेते हैं। ओके, तो वाइल लूप में यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है 0, और यहाँ पे वाइल 1 लिख दिए हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे वाइल 1 लिख दिया है, तो ये का भी ये लूप कितना बार चलेगा, तो यहाँ पे ये आप देखिएगा तो ये लूप जो है वो है इनफाइनाइट लूप, ये जो है लूप ये है इनफाइनाइट लूप। ये इनफाइनाइट लूप कैसे है, क्योंकि वाइल के कंडीशन में 1 रख दिए हैं, और वाइल के कंडीशन में जैसे ही 1 रख दिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं, और ये लूप हमेशा एग्जीक्यूट करते रहेगा।
तो इसका जो टाइम होगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट समय लेगा। ठीक है, ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वाइल लूप में कंडीशन में क्या है, हमेशा ट्रू है, और ये कभी अपडेट हो भी नहीं रहा है इसलिए। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे आई इक्वल्स टू वन लिखे हैं और आई लेस वन लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे जस्ट जैसे आप ये लिखते थे ना वन से लेकर एन तक, उसी टाइप से है ये। ठीक है, तो ये कितना समय लेगा, और यहाँ पे वन प्लस कर रहे हैं आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, तो ये कितना समय लेगा, ये लूप चलेगा एन टाइम्स, ये लूप चलेगा एन टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे पहले वन होगा, वन होने के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद अंदर आएगा, तो अंदर आएगा तो फिर से एक वैल्यू अपडेट करेगा, तो यहाँ कितना बार चलेगा, एन टाइम चलेगा। और ये कितना समय ले रहा है, ये ले रहा है ऑर्डर ऑफ वन समय, क्योंकि थोड़ा सा ये अर्थमेटिक जैसा है। ठीक है, तो इसलिए तो कोई समय लेगा नहीं, ऑर्डर ऑफ वन समय लेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे वाइल लूप में भी आप जैसे फॉर लूप में करते थे वैसे ही वाइल लूप में करना है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन यहाँ पे ये देखना है, वाइल लूप में जब यहाँ पे इनफाइनाइट रहेगा तो ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट रहेगा, और जब नॉर्मल है तो नॉर्मल है, तो इसको जैसे हम करते हैं तो उसी टाइप से करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लूप का जो बेसिक बेसिक चीज़ है वो तो हम बहुत देख लिए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप मतलब क्या होता है, एक लूप के अंदर में दूसरा। नेस्टेड मतलब होता ही नहीं, एक होता ही है एक चीज़ के अंदर में दूसरा। तो यहाँ पे लूप का बात हो रहा है, नेस्टेड लूप मतलब क्या है, एक लूप के अंदर में दूसरा। तो यहाँ पे एक लूप हम ये फॉर लूप लिए हैं, दूसरा भी फॉर लूप लिए हैं। ये मेरा आई बराबर वन है और ये लेस देन इक्वल टू है, और ये जे बराबर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम साफ करते हैं इसको, और साफ करने के बाद आपको बताते हैं। इतना चीज़ क्लियर है आपको। ओके, तो धीरे धीरे साफ करते हैं, और ये सब थोड़ा सा आपको जो नेस्टेड लूप का फंडा है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं डिटेल में, और उसके बाद इसी चीज़ को जब हम आगे एग्जाम्पल और करेंगे तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ। अभी तक हम जो भी किए हैं बस बहुत स्पीड में नहीं चल रहा, बहुत स्लो चल रहा है। और ये जो क्योंकि लूप का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कम स्पीड में चलेंगे। और जब मेरा क्या होगा, आप अच्छे से इस वीडियो से फेमिलियर हो जाइए, उसके बाद अपनी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट से। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लेते हैं मेरा, और नेस्टेड लूप काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है मेरा, आई इक्वल्स टू वन टू कहाँ से जा रहा है, वन से लेकर एन तक जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर में क्या हो रहा है, जे इक्वल्स टू वन टू, ये कितना बार जा रहा है, ये भी जा रहा है वन से लेकर कहाँ तक, एन तक जा रहा है। ओके, अब इसके अंदर में क्या हो रहा है, सी इक्वल्स टू सी प्लस वन, ये हो रहा है। तो ये लूप कैसे एग्जीक्यूट करता है वो समझते हैं। तो आई का वैल्यू क्या हुआ, आई का वैल्यू वन हुआ। तो जब आई का वैल्यू वन हुआ तो वन हुआ तो कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे आएगा इस लूप में। जब इस लूप में आया तो यहाँ पर भी तो मेरा एक क्या है, एक लूप लगा है। तो ये आई इक्वल्स टू वन के लिए क्या हुआ, मेरा एक लूप एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे लूप बराबर क्या है, जे इक्वल्स टू वन टू एन, जे इक्वल्स टू क्या है, वन टू एन है, तो एक से लेकर एन तक चलेगा। जब एक से लेकर एन तक चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जे बराबर वन के लिए चलेगा, जे बराबर टू के लिए चलेगा, जे बराबर थ्री के लिए चलेगा, जे बराबर फोर के लिए चलेगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। जे इक्वल्स टू जब तक एन ना हो जाए तब तक चलेगा। ठीक है, तो ये कितना बार चला, ये चला आई, हम क्या चला, ये चला एन टाइम्स, ये चला एन टाइम्स। जब मेरा आई का वैल्यू वन है तो आई का ये तो हो गया, उसके बाद ये जब वैल्यू हो गया, ये तो ऑर्डर ऑफ कौन सा मिल रहा है, तो ये तो ऑर्डर ऑफ एन समय लेगा, और यहाँ पे ये लिया एन समय। और फिर से मेरा क्या होगा, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा। जब ये मेरा एग्जीक्यूट कर गया अंदर वाला लूप, तो आई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हुआ। तो आई का वैल्यू जब इंक्रीज हुआ तो आई का वैल्यू क्या होगा, वन से लेकर हो गया टू। जब आई का वैल्यू टू हो गया तो फिर से देखिएगा, आई का वैल्यू जैसे ही टू हुआ तो यहाँ पे फिर से जे का वैल्यू वन होगा, फिर से एन होगा ये, तो फिर से वो उतना बार एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट लूप है, ये है इंडिपेंडेंट लूप। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्पेशली जे चल रहा है, यहाँ पे स्पेशली आई चल रहा है, और आई और जे में आपस में कोई रिलेशन नहीं है इसलिए। ठीक है, फिर जे हुआ, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हुआ, आई का वैल्यू मेरा टू हुआ, तो फिर से जे बराबर वन के लिए चलेगा, वन टू एन के लिए चलेगा। तो क्या हुआ, जे बराबर वन हुआ, फिर टू हुआ, फिर थ्री हुआ, कब तक चलेगा, एन तक चलेगा। तो ये फिर से चला एन टाइम्स। ठीक है, फिर आई का वैल्यू क्या हुआ, आई का वैल्यू मेरा हुआ थ्री। जब थ्री हुआ तो क्या हुआ, फिर से लेकर जे बराबर वन टू एन टाइम्स चलेगा। तो फिर ये जो है एन समय लेगा। तो ये कब तक चलेगा, एन टाइम्स। जब आई का वैल्यू कब, यहाँ पे आई जो है कब स्टॉप होगा, तो आई कब स्टॉप होगा, जब आई का वैल्यू क्या होगा, एन होगा। तो यहाँ पे सपोज करते हैं आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू अब एन हो गया। तो आई का वैल्यू एन हो गया, और जे का वैल्यू यहाँ पर भी चलेगा वन से लेकर एन टाइम्स। तो ये चल रहा है एन टाइम्स। ये जो है लूप, जब आई का वैल्यू वन हो या फिर टू हो या थ्री हो, ये हमेशा चल रहा है एन बार। अंदर वाला जो लूप है जे बराबर वन टू लेकर एन तक जो है, ये हमेशा चल रहा है एन टाइम्स। ठीक है, ये हमेशा चल रहा है एन टाइम्स। और इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है आई बराबर वन टू एन, और ये कितना बार चलेगा, ये एन बार चलेगा। ये जब एन बार चल रहा है तो इसको भी एन बार चलना पड़ेगा, क्योंकि वन बार चल रहा है तो ये एन बार चल रहा है, फिर दो बार चलेगा तो ये भी एन बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड नहीं, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बार चल रहा है तो एन बार, तो यहाँ पे एन बार चलेगा तो एन इंटू एन। तो ये क्या है, एन स्क्वायर वाला लूप चल रहा है। जो लूप मेरा चल रहा है और आई और जे को मिला के मेरा एन स्क्वायर टाइम चल रहा है।
जब n स्क्वायर टाइम चल रहा है और इसके अंदर में क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ 1, तो ये चल रहा है n बार, तो ये भी चल रहा है n बार। तो यहाँ पे क्या है, इनर लूप में है, तो इनर लूप में है तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 समय, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ये टाइम्स लेगा, n स्क्वायर टाइम्स लेगा, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर बार मेरा क्या हो रहा है, लूप एग्जीक्यूट कर रहा है और इसको बार बार रन करवा रहा है, तो ये लेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर समय लेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है मेरा ये नेस्टेड लूप में, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मेरा यहाँ पे जो मेरा आउटर लूप है, आउटर लूप जो रहेगा वो और उसके इनर लूप रहेगा वो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये एन बार चल रहा है और ये एन बार चल रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे अगर कोई समय नहीं ले रहे, यूनिट ऑफ 1 समय ले रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये कंक्लूजन हुआ। ओके, ये तो होगा नेस्टेड लूप का बात। और एक होता है मेरे यहाँ क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लूप। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, मेरा वो दो लूप तो रहता है, दो लूप रहता है, लेकिन वहाँ पे क्या रहेगा, दो लूप रहेगा, लेकिन वहाँ आपस में इनरली कन्वोल्यूट नहीं रहेगा, मतलब वो स्पेशली चलेगा, वो स्पेशली चलेगा। आई वैल्यू जे के डिपेंड नहीं रहेगा, आई का वैल्यू 1 हुआ तो जे वन एन वन चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या है, आई इक्वल्स टू 1 to n है, तो आई इक्वल्स टू 1 to है, ये कितना ले रहा है, ये ले रहा है ऑर्डर ऑफ कौन सा में ले रहा है, ठीक है, और ये कितना बार चलेगा, एन बार चलेगा, तो ये इसको कितना बार चलाएगा, एन बार चलाएगा, तो ये जो चल रहा है वो चल रहा है एन टाइम्स, मतलब ये ले रहा है ऑर्डर ऑफ एन समय, ये ले रहा है ऑर्डर ऑफ एन समय, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों आपस में इनर लूप जैसा नहीं है। ओके, फिर ये अगला मेरा ये तो हो गया, इसका काम हो गया इतना का। फिर अगला लूप में जाते हैं, तो जे कहाँ है, 1 से n तक है। जब जे मेरा 1 से लेकर सॉरी m तक है, ये क्या है m तक है, तो ये कितना बार चलेगा, ये चलेगा m टाइम्स, और ये कितना है, ये भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये भी ऑर्डर ऑफ कौन सा लेगा, ठीक। तो ये कितना बार चलाएगा इसको, ये चलाएगा मेरा इसको क्या, ये ऑर्डर ऑफ कौन सा ले रहा है अंदर में, तो ये कितना बार चलेगा, ये चलेगा m टाइम्स, मतलब ऑर्डर ऑफ m टाइम्स। अब यहाँ पे देखिएगा, ये ले रहा है n टाइम्स, ये ले रहा है m टाइम्स, और दोनों आपस में सेपरेट है, कोई रिलेशन है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, क्या n प्लस m, ये ले रहा है n टाइम्स, ये ले रहा है n और ये ले रहा है m, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किया तो ये ऑर्डर ऑफ n प्लस m रहेगा। अब यहाँ पे कहिएगा दोनों क्या है, इसमें से हाइयर टर्म करना है, तो इसमें से जो भी मैक्सिमम रहेगा सिर्फ हम उसको कंसीडर करेंगे एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर ऑफ n, इस टाइप से मैक्सिमम ऑफ n कॉमा m, मैक्सिमम यहाँ पे इस तरीका का ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n। जैसे मान लेते हैं मैक्सिमम मेरा m है, तो ऑर्डर ऑफ m के टर्म में हो जाएगा, मैक्सिमम अगर n है तो n के टर्म में हो जाएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लूप में मेरा क्या होगा, जो मैक्सिमम टाइम चलेगा उसको हम एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे, उसको मेरा ऑर्डर ऑफ उस टाइम में लिखेंगे। लेकिन वही अगर इनर लूप में रहेगा, जैसे ये मेरा आउटर लूप हुआ, ये इनर लूप हुआ, और यहाँ पे क्या है, एक लूप का जो वैल्यू है यहाँ पे डिपेंड तो नहीं है, लेकिन वो उसको क्या उतना बार चला रहा है, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें एडिशन करेंगे। एडिशन मतलब जो भी मैक्सिमम आएगा उसका वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो नेस्टेड लूप भी समझ में आ गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लूप समझ में आया। तो यहाँ पे बेसिक का लूप का जो बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज़ को हम आगे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आपको थोड़ा बहुत सबको आइडिया लग गया होगा कि हमको कौन सा एल्गोरिथम में कैसे काम करना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा याद रखिएगा, नेस्टेड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू डिपेंड कर रहा है उस पर हम देख रहे थे। तो आई होप आपको सबको बेसिक बेसिक जो फंडा था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे सबको जितना थोड़ा था उतना लिए हैं, और भी आगे चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा उसको भी हम देखेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ पे हम जितना भी डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है कोई भी पॉइंट पे, तो आप वहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।